हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, यह वीडियो भी फाइनेंस रूल को डेडिकेटेड है और इस वीडियो में हम कुछ बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। हम स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Zonal railways or production units are required to submit the RE, that is revised estimates, or BE, that is budget estimates. That means what, revised estimates current year के लिए होगा और budget estimates जो होगा वह upcoming year के लिए होगा, as per the due date 20th of every year. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 20th सितंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20th सितंबर। सो ईच जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, तो रिवाइज एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स ईच ईयर इन द मंथ ऑफ 20th सितंबर को जो है तो रेलवे बोर्ड को भेजते हैं, जिससे रेलवे बोर्ड ने जो है तो मिड अक्टूबर तक उसे कंपाइल कर लेता है। ठीक है। तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू सेट्स ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू और अर्निंग्स शुड बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे जो भी एस्टिमेट्स बनेगा, अर्निंग एस्टिमेट्स, वह दो सेट में बनेगा। वन ऑन द बेसिस ऑफ डैश डैश अर्निंग्स एंड अनदर इज द बेसिक ऑफ डैश डैश रेवेन्यू और अर्निंग्स। तो यहाँ पे अर्निंग्स के जो सेट्स हैं वो दो फॉर्म में बनेंगे। तो ऑप्शन दिया है, वो दो फॉर्म कौन कौन से होंगे? एक्चुअल एंड अप्रोक्सीमेट अर्निंग्स, ओरिजिनेटिंग एंड अप्रोक्सीमेट अर्निंग, ओरिजिनेटिंग एंड अपॉर्शन्ड अर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज टू सेट्स ऑफ estimates, earning estimates should be prepared on the basis of originating earnings and another is basis of apportioned earnings. So ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि बेसिकली इंडियन रेलवेज के अंदर जो ट्रैफिक अर्निंग होती है दैट इज व्हाट, ट्रैफिक अर्निंग। ट्रैफिक अर्निंग से मतलब यहाँ पे दैट इज अर्निंग फ्रॉम ट्रैफिक कैरिड ओवर टू और मोर रेलवेज that should be shared by them while one railways actually receives the money. सपोज कोई पैसेंजर है, वह ट्रैवल करता है, तो वह एक जगह पर क्या करेगा, उसकी बुकिंग कराएगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग की बुकिंग एक जगह पर होगी, तो वह रेलवेज जो होगा एक्चुअली वह उस मनी को रिसीव करेगा। लेकिन वह जो है पैसेंजर, वह एक से ज़्यादा रेलवेज पर ट्रैवल कर रहा है अगर, तो इस केस में जो होगा उसकी जो रेवेन्यूज़ है उसको क्या किया जाएगा, या अर्निंग है उसको क्या किया जाएगा, वह वन और मोर रेलवेज के अंदर, टू और मोर रेलवेज के अंदर उसको शेयर किया जाएगा। इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग, अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग अर्लियर वाज डन बाय राइट्स। ठीक है, और अर्लियर इट वाज डन बाय राइट्स, लेकिन अब इसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है दैट इज सेंट्रल अपॉर्शनमेंट सिस्टम, CAS, सेंट्रलाइज्ड अपॉर्शनमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जिसके अंदर जो कोचिंग अर्निंग्स हो गई या गुड्स अर्निंग हो गई उसको सेपरेटली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे पैसेंजर की बात करें, तो पैसेंजर अर्निंग की बात करें अगर, तो रेलवेज के अंदर पैसेंजर अर्निंग जो है बेसिकली वह PRS हो गया आपका, या UTS हो गया आपका, या आपका PCTs हो गए। ठीक है, इन सब से आपको पैसेंजर अर्निंग हो जाता है, गुड्स अर्निंग हो जाता है, पार्सल अर्निंग हो जाता है। तो इन सब की अर्निंग्स को जो है तो अपॉर्शन करना है। ठीक है, तो इन सब के लिए अभी अगर बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए जो नोडल एजेंसी है या नोडल रेलवेज है, जोनल रेलवेज, वह कौन सा है। मैंने आपको बताया अभी कि यह जो अपॉर्चनमेंट होती है वह जोनल लेवल पर होती है, डिवीजनल लेवल पर नहीं किया जाता है इसको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि इसका जो नोडल रेलवे है वह कौन है। तो इस बेस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ओरिजिनेटिंग एंड अपॉर्चन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The budget estimates of originating goods or traffic of next year based on the actual of the first dash dash months and expectations for the last dash dash months of the current year should be given separately for major commodities. तो इस केस में अगर ओरिजिनेटिंग गुड्स ट्रैफिक है तो उसके लिए जो बजट एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे तो उसमें एक्चुअल एस्टिमेट्स रहेगा फॉर द फर्स्ट 5 मंथ। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेट रहेगा दैट इज फॉर द लास्ट 7 मंथ, वह बनाया जाएगा फॉर द मेजर कमोडिटीज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 5 एंड 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर्स आर इन डैश डैश रुपीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एस्टिमेट्स इन द बजट मॉड्यूल ऑन आई पास। तो इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक बजट मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें जो रुपीस के फिगर्स होते हैं वो है यूनिट्स ऑफ, टेंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। तो फिगर्स आर इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, थाउजेंड ऑफ रुपीज के अंदर जो है तो इसको रखा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बजट एस्टिमेट्स फॉर डिमांड्स पेएबल एंड मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यूज आर प्रिपेयर्ड बाय। तो ये जो बजट एस्टिमेट्स जो कि डीपी और एमएआर के लिए बनाए जाते हैं दैट इज डन बाय पीएफए, ठीक है। तो प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर द्वारा जो है तो इसको बनाया जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोर्स अकाउंट्स ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीबिशन ऑफ लॉसेस इन द अकाउंट्स एंड कंप्राइज ऑफ। स्टोर अकाउंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटल ऑफ फिजिकल लॉसेस, losses due to variation in prices, losses due to obsolescence and deterioration। तो इस केस में ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन द ईयर डैश डैश एंड अगेन मर्ज्ड इनटू जनरल बजट इन द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको पता होगा विलियम अकवर्थ कमेटी है जिनके रिकमेंडेशंस पर जो है तो रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया गया था। और नीति आयोग के अंदर अगर हम बात करें तो विवेक देवरॉय कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था अगेन द मर्जर ऑफ जनरल बजट विद द रेलवे बजट। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1924 के अंदर जो है तो आपका जो बजट है वो सेपरेट हुआ था और इन द ईयर 1718 जो है तो यह मर्ज हुआ था अगेन। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो विवेक देवराय कमेटी एंड विलियम्स अकवर्थ कमेटी याद रखिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। डैश डैश एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द डैश डैश, यहाँ पे फंड लिखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो होते हैं और चार्ज अपॉन, तो चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने बताया गवर्नमेंट के 3 तरह के फंड्स हैं, ठीक है। वन इज द कंसोलिडेटेड फंड है, अनदर इज कॉन्टीजेंसी फंड है और अनदर इज पब्लिक अकाउंट ऑफ पब्लिक फंड है, पब्लिक अकाउंट, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर है, वन इज चार्ज एक्सपेंडिचर, अनदर इज वोटेड एक्सपेंडिचर। तो चार्ज एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और वोटेड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर जिस पर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग्स होती है, ठीक है, दे आर वोटेड एंड दे आर डिस्कस्ड, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज व्हाट वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कोई डिस्कशन तो होगा लेकिन इसके अंदर वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट्स के आपकी सैलरीज हो गई या फिर पेंशन्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट जजेस के हो गए सैलरीज हो गए या उनके जो अलाउंसेस हो गए, ठीक है, या उन पे जो भी रेमुनरेशंस होते हैं तो उन सबको जो है तो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं की जाती। सो दे आर चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक कैग के हो गए, ठीक है, तो ये सब जो है तो चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सो चार्ज एक्सपेंडिचर और चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर आर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों ही जो है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिए जाते हैं। इनफैक्ट कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज नॉट एट ऑल द फंड, इट इज बेसिकली एक तरह का इम्प्रेस्ड है, ठीक है। तो अगर बात करें प्रेजेंट तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो अमाउंट है वह लगभग कितना, कोई आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो इस केस में जो है तो लगभग 500 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है हमने एक इम्प्रेस्ड है उस पर बनाया हुआ है फॉर द कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। कॉन्टीजेंसी फंड के केस में जो है तो हमने इसको बनाया हुआ है, इट इज़ अ इम्प्रेस्ड काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। मतलब एक बार यह बेसिकली इसको कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर हमको पैसा विड्रॉल करना है तो इस केस में आपको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट लेना होता है, ठीक है। तो यह आपातकालीन की स्थिति में जो है तो इससे फंड को विड्रॉ किया जाता है। जबकि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको मनी विड्रॉ करना है तो इस केस में आपको पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। तो फॉर वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर इन दोनों केसेस में अगर आपको मनी विड्रॉ करना है, ठीक है, तो इस केस में आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स shall be for dash dash expenditure, the credits and recoveries being shown in the form of। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स शैल बी, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स दैट शैल बी अ ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑलवेज, ठीक है। एंड द क्रेडिट एंड रिकवरीज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा निकाला जाता है इन द केस ऑफ, जब भी कभी बजट जैसे सैंक्शन होना है तो इस केस में डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है फॉर गवर्नमेंट को फर्दर एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स के फॉर्म में, तो उसके लिए पार्लियामेंट दैट मीन्स व्हाट लोकसभा के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल को रखा जाता है। और उस एप्रोप्रिएशन बिल, जब वो एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है तो वह एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। एप्रोप्रिएशन एक्ट बनते ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास जो है तो यह राइट्स हो जाता है कि वह अपने खर्चे के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंसेस के लिए वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजट निकाल सकती है। तो इस केस में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स आएंगे दैट इज व्हाट, वह ग्रॉस एक्सपेंडिचर के लिए होगा। एंड द क्रेडिट एंड रिकवरी इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फुटनोट्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट एंड रिकवरीज के अंदर देख लीजिए इतने सारे फंड्स होते हैं लाइक हायर एंड हॉलेज चार्जेस ऑफ रोलिंग स्टॉक, कमीशन ऑन ऑडिट, CRRM, क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज मटेरियल, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सर्विस कंट्रीब्यूशंस हो गए, सेल प्रोसीड्स इन कैंटीन्स हो गए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं तो आपकी क्रेडिट एंड रिकवरीज का पार्ट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। There is a single demand for Ministry of Railways after the merger of railway budget with the general budget. The demand number allotted to Ministry of Railways is dash dash for the financial year 23-24 and 24-25 respectively. तो यहाँ पर डिमांड नंबर की बात की जा रही है। तो अगर बात करें हम, तो जैसे ही जनरल बजट और रेलवे बजट का मर्जर हुआ तो इस केस में तो जितनी भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स थी वह सिंगल डिमांड्स के अंदर आ गई। तो रेलवेज के लिए जो डिमांड्स हैं वह इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 दैट वाज 85 एंड फॉर करंट 24-25 के लिए भी वह 85 ही रहा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो डिमांड नंबर जो होता है उसका एलोकेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हो गई, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज को जो है तो डिमांड नंबर 1 पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें यूथ अफेयर्स जो हो गया, यूथ अफेयर्स उसको जो है तो लास्ट में डिमांड नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पर अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्रीज का जो नंबर है वह 85th है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2017-18 के अंदर की बात करें अगर तो यह 80 था। ठीक है, 80 था, फिर 18-19 में 81 हुआ, 19-20 में 82 हुआ, 21-20 में 83 हुआ, 21-22 में 84 हुआ, कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 22 से यह स्टेबल है, दैट इज व्हाट 85। ठीक है, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से 85 ही है, तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ईच मेजर हेड और सब मेजर हेड हैज डैश डैश वे ऑफ क्लासिफिकेशन 1, 2, 3 और नन ऑफ द अबव। तो ईच मेजर हेड और सब मेजर हेड हैज 1, 2, 3 और नन ऑफ द अबव। तो कितने क्लासिफिकेशंस हैं? तो अगर इसकी बात करें तो देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वन इज रेवेन्यू एंड अदर इज कैपिटल। ठीक है, तो ईच मेजर हेड और सब मेजर हेड, तो पहले जो है तो सब मेजर हेड को हम डिमांड्स में डिवाइड किया करते थे। ठीक है, तो आपको याद होगा तो देयर आर 16 डिमांड्स। ठीक है, देयर आर टोटल 16 डिमांड्स। ठीक है, तो डिमांड नंबर 1 to 15 जो होती थी वह रेवेन्यूज़ के अंदर आती थी और डिमांड नंबर जो 16 होती थी वह कैपिटल डिमांड होती थी। तो इस बेस पर अगर बात करें तो जितने भी सब मेजर हेड्स हैं वह बेसिकली 2 बेस पर डिवाइड है, वन इज द कैपिटल एंड अनदर इज रेवेन्यूज़। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके 8 डिजिट्स की क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें जो फर्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं वह एक्सपेंडिचर में बताते हैं कि वाई हम एक्सपेंडिचर हम क्यों कर रहे हैं। और जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और प्राइमरी यूनिट्स को बताते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। द सिंगल डिमांड फॉर ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज क्लासिफाइड इनटू। तो रेवेन्यू, कैपिटल, डेट एंड रेमिटेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेट,
रेवेन्यू, कैपिटल एंड सिविल हेड्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। इस चीज़ को हमने अभी डिस्कस कर लिया। सिंगल डिमांड ऑफ ग्रांट दैट इज व्हाट 85, उसके अंदर हमने दो हेड ही रखे हैं, वन इज कैपिटल एंड अनदर इज रेवेन्यू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बजटरी रिव्यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है नायर का यह। तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो पहले जो है तो 3 बजटरी रिव्यूज होते थे, लेकिन आफ्टर मर्जर देयर आर ओनली 2 बजटरी रिव्यूज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने व्हाट इज REBE, ठीक है, वन इज REBE एंड अनदर इज FME। ठीक है, जो अगस्त रिव्यूज था, अगस्त रिव्यूज उसको हमने खत्म कर दिया, अब केवल 2 ही रिव्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। रिवाइज्ड एस्टीमेट फॉर करंट ईयर एंड बजट एस्टीमेट फॉर अपकमिंग ईयर, दैट इज वन रिव्यू, एंड व्हाट इज फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट्स। ठीक है, सो 2 reviews, one is RE और BE, रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर एंड बजट एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर। इसको सितंबर में किया जाता है। जोनल रेलवेज को जो है तो इसको 28 सितंबर तक जो है तो इसको करना होता है, इसका डेटा जो है रेलवे बोर्ड को भेजना होता है। और सेकंड रिव्यू जो होता है वह फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स होता है। यह बेसिकली ड्यू होता है जनवरी और फरवरी के मंथ में होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, जनरली जनवरी, मिड जनवरी के अंदर होता है। और अगस्त रिव्यूज़ को हमने जो है तो खत्म कर दिया, डिस्पेंस कर दिया फ्रॉम द ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स बिकॉज ऑफ मर्जर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन TRR, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज नेट रिसीट्स। सो इसका आंसर हो जाएगा नेट रिसीट्स। नेट रिसीट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बजट का एक पार्ट है। कैलकुलेशंस है इसके अंदर, अगर बात करें यहाँ पे तो थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो इसको आप कभी अगर देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको, रेवेन्यू के अंदर जो है तो अर्निंग्स की बात होती है और एक्सपेंडिचर, 2 ही हेड होते हैं। तो अगर रेवेन्यू या अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स जो होती है हमारी वह कोचिंग गुड्स से होती हैं और सनड्राई अर्निंग्स, इन तीनों चीज़ों से अर्निंग्स होती हैं। तो ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो दैट इज़ द ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, और ग्रॉस रेवेन्यू में अगर हम ट्रैफिक सस्पेंस और कुछ मिसलिनियस रिसीट्स को जोड़ देते हैं तो यह टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हो जाती है हमारी। ठीक है, इसी प्रकार एक्सपेंडिचर पार्ट की बात करें अगर तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस हमारे हो गए। ठीक है, और जो अपॉर्शनमेंट टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स या अपॉर्शनमेंट टू पेंशन फंड्स, इनको अगर हम मिला दें तो ये हमारी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको याद होगा डिमांड नंबर 3 से डिमांड नंबर 13 के अंदर जो OWE होते थे। ठीक है, जिनको हम ऑपरेटिंग रेशियो के कैलकुलेशन के वक्त हम निकालते थे। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, है ना। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस हो गए, और इसमें भी हम सस्पेंस ऐड कर देते हैं और कुछ ग्रॉस एक्सपेंडिचर और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा टोटल रेवेन्यूज हो गए, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको हम घटा देते हैं तो हमारा नेट रिसीट्स बन जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा, या फिर इतना जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ RE/BE दैट इज रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर एंड बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर शुड कमेंसेट। तो इसको जो प्रिपेयर किया जाता है ग्रास रूट लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। सो द प्रिपरेशन फॉर RE/BE दैट शुड बी डन एट अ ग्रास रूट लेवल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बजट लाइज विद द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रिपरेशन ऑफ बजट होता है दैट शुड लाइज विद द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, हाउएवर कंपाइलेशन ऑफ बजट इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड मॉनिटरिंग ऑफ बजट ड्यूरिंग द ईयर एंड बजट रिव्यूज आर डन बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो रोल ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट इन डैश डैश, framing the budget estimates, approval of the budget estimates, assisting the departmental officers or executive in framing, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द above। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ना तो फ्रेमिंग में, ना तो अप्रूवल में, ना तो असिस्टेंस में। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे तो प्रिपरेशन ऑफ बजट लाइज विद एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, वही प्रीवियस स्लाइड्स के बोल वचन है यहाँ पे, दैट इज कंपाइलेशन ऑफ बजट इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, और मॉनिटरिंग द बजट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड बजटरी रिव्यूज और द फंक्शन ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नंबर ऑफ प्लान हेड्स। इसको हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, तो आपसे ये बन जाना चाहिए, दैट इज 27। कोई नई बात नहीं है आपके लिए, तो इसमें मास्टर हो चुके हैं। दैट इज कैपिटल सेगमेंट्स ऑफ डिमांड नंबर 85 फॉर 24-25, दैट इज अर्स वाइल डिमांड नंबर 16।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। द डैश डैश एज पास बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स द बेसिस फॉर बजटरी एलोकेशन टू द different ministries including railways. So appropriation bill, annual budget, annual financial statement और finance bill. So इसका आंसर हो जाएगा the dash dash as passed by the parliament and assented by the president for India forms a basis of for budgetary allocation to different ministries including railways. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में बताया था कि एप्रोप्रिएशन बिल जब आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल से जब उसको प्रेसिडेंट असेंट कर देंगे तो एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। एप्रोप्रिएशन एक्ट बनने के बाद ही जो है तो रेलवेज को दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट, रेलवेज को 85 डिमांड नंबर 85 के तहत जो है तो ग्रांट्स इशू हो जाएगी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर द क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंकअप विद द माइनर हेड्स, सब मेजर हेड्स, प्लान हेड्स, नन ऑफ द अबव। तो फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर द क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंकअप विद द प्लान हेड्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स कोड आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सोर्स कोड फॉर डीआरएफ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए सोर्स कोड क्या होगा? 20, 21, 23 और 25। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 21। तो कुछ फंड्स के हम सोर्स कोड देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर कैपिटल फंड की बात करें तो इसके लिए जो सोर्स कोड है 20 है। ठीक है, तो 20 फॉर कैपिटल। डीआरएफ के लिए जो है 21 है। डीएफ1, तो डीएफ1 दैट इज फॉर डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड 1, 23। ठीक है, तो डीएफ1 बेसिकली किसके लिए होता है? पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो 23 हो गया। देखिए इसमें आप 23, 33, 43, 53 ऐसे याद कर लें। ये लास्ट में जो है फर्स्ट डिजिट चेंज हो रहा है 2, 3, 4, 5 की तरह, और सेकंड वाला डिजिट जो है वो फिक्स है 3। तो 23, 33, 43 और 53, यह जो है तो DF1, DF2, DF3 और DF4 है। ठीक है, तो पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा लेबर वेलफेयर के लिए जो है तो DF2 है। DF3 जो है वह अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स के लिए है, और DF4 जो है वह सेफ्टी वर्क्स के लिए है। तो सेफ्टी वर्क्स, ठीक है, जो कि प्लान हेड 29 और 20, प्लान हेड 29 और प्लान हेड 30। ठीक है, जिसमें लेवल क्रॉसिंग्स, आरओबी, आरयूबी, इसको छोड़ दिया अगर, तो इसके अलावा जितने भी सेफ्टी वर्क्स है वह DF4 के अंदर कवर होंगे। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा कैपिटल फंड, ठीक है, सो कैपिटल दैट इज 20 एंड कैपिटल फंड दैट इज 25। RSF रेलवे सेफ्टी फंड 26, DF2 33, DF3 43, DF4 53 एंड SRSF 27। ठीक है, इसको अभी प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा है। इट इज सीज्ड इन द ईयर 2008। सो स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड इसको अभी ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। सो कैपिटल दैट इज निर्भया फंड, EBR, PPP। तो कैपिटल और निर्भया फंड यह 28 है, और EBR PPP दैट इज व्हाट प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, यह 82 है, और EBR IF, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस 84 है, और RRSK, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है RRSK। ठीक है, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 RRSK याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग ऑफ रेलवे बोर्ड इन द मार्च 1905 लाइज विद द सर विलियम एकवर्थ। तो विलियम एकवर्थ की कहानी आपको बता चुका हूं मैं। 1924 रिकमेंडेशंस फॉर सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट। तो रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग ऑफ रेलवे बोर्ड इन द मार्च 1905 लाइज विद द सर थॉमस रॉबर्टसन। तो सर थॉमस रॉबर्टसन ने रिकमेंड किया था फॉर सेटिंग ऑफ रेलवे बोर्ड इन द मार्च 1905। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंसेस से भी आ सकता है, क्योंकि के अंदर भी कवर किया जा सकता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मैंने आपको बताया रेलवेज के अंदर जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स 85 नंबर है, जो डिमांड नंबर है 85 है फॉर द करंट ईयर। तो अंडर कौन से प्रोविजन है, अंडर आर्टिकल्स हैं जिसके तहत जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है तो सिंगल अप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है अंडर। ठीक है, तो अंडर डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड
प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल अप्रोप्रिएशन बिल अंडर डैश जैसा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 113 क्लॉज 2, आर्टिकल 113 क्लॉज 2 याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड आर्टिकल 114 क्लॉज 1 फॉर द अप्रोप्रिएशन बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 113 क्लॉज 2 फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड आर्टिकल 114 क्लॉज 1 फॉर अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द फाइनेंशियल मैटर। अब बताइए कि एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो भी उस पोस्ट पर रहेगा वह उसका प्रेजेंट सेक्रेटरी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्सन फिक्स होगा उसके लिए, ठीक है। मतलब जो उस पोस्ट पर रहेगा वह उसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। सो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द फाइनेंशियल मैटर्स, मेंबर फाइनेंस और फाइनेंशियल कमिश्नर और पीएफए, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, कंट्रोलर ऑफ रेलवे अकाउंट्स, सीआरबी एंड सीईओ, ठीक है। दैट इज मिसेस जया वर्मा सिन्हा एट प्रेजेंट सीआरबी एंड सीईओ हैं, ठीक है। तो मेंबर फाइनेंस अर्स्टवाइल फाइनेंशियल कमिश्नर इज द राइट आंसर। शी इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। अर्लियर शी वॉज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल कमिश्नर। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि एट प्रेजेंट जो है तो अभी फाइनेंशियल कमिश्नर कौन है इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे बोर्ड के अंदर, बिकॉज शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है 27 की बात करेंगे, 24 की बात करेंगे। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी, public money should not be utilized for the benefit of particular person or section of the community unless the amount of expenditure involved in insignificant or a claim for the amount could be enforced in a court of law or the expenditure is in pursuance of recognized policy। तो आपको आपको याद होगा स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी, इसके अंदर पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एक क्लॉज है। तो इस क्लॉज के अंदर बात की जा रही है, कुछ कंडीशंस हैं जिस पर अगर हम बात करें, अनलेस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट और द क्लेम फॉर द अमाउंट could be enforced in the court of law or the expenditure is in pursuance of the recognized policy or customs। so ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। विच टेक्निक और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल एम्प्लॉयड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सा टेक्निक है जो फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स का, जो उसमें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कि मनी और टाइम के बीच का जो रिलेशन है वह कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड। सो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर इट, ये क्वेश्चन आईएमपी है, इस पर आप 3 स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे फिर से मैंने आपको बताया कि क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर तवज्जो नहीं दी जा रही है तो इस केस में मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम इज और मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो डीसीएफ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वर्थ और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो आपने प्रीवियस अभी जो 25 देखा होगा, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वह ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें कि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम तवज्जो नहीं देते या कैलकुलेशंस में शामिल नहीं करते। तो इस केस में इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज व्हाट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा। इसके अलावा डीसीएफ, नेट प्रेजेंट वैल्यूज और नेट प्रेजेंट वर्थ जो है, दिस और द इन तीनों केसेस में हम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। टाइम मनी रिलेशंस और कंसीडर्ड। सो फाइनल इवैल्यूएशंस ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस इज कंसीडर्ड। क्वेश्चन 27, which one among these is not an exception to the financial justification? Which one among these is not an exception to the financial justification? Staff quarter, safety works, passenger amenities और unremunerative works। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट पर भी हम कर सकते हैं कि आपको याद होगा
सो पैसेंजर एमिनिटीज दैट इज व्हाट DF1 डेवलपमेंट फंड 1। इसके अलावा अनरेम्यूनरेटिव वर्क्स होता है वह DF3 और सेफ्टी वर्क्स होता है वह DF4 का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा दीज स्टाफ क्वार्टर्स, सो ऑड मैन आउट पर हम जो है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करें मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, सो स्टाफ क्वार्टर्स जो है तो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस। सो DF1 that is passenger materials, DF2 labor welfare works, DF3 unremunerated works, DF4 safety works. So all of the works above works are not required to justify financially. इनके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 10% है। हाउएवर स्टाफ क्वार्टर्स ऑफ ग्रुप C एंड D हैव टू बी जस्टिफाइड फाइनेंशियली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। DCF स्टैंड्स फॉर, तो दैट इज व्हाट डिस्काउंट कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। सो यहाँ से हमारा ये वीडियो जो है तो कंप्लीट होता है। और 28 में डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।